आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट और मेरे एक स्पेशल स्टूडेंट हैं, लोकेश। और लोकेश ने अभी रिसेंटली एचसीएस एग्ज़ाम की तीनों स्टेजेस प्री मेंस इंटरव्यू दिए और उसके बाद लास्ट में फाइनल जो रिज़ल्ट आया तो उसमें कैटेगरी में लोकेश विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी में हैं, तो उनकी 6th रैंक आई। और हमारा सफ़र जो है वो नवंबर में अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट हुआ था, 25 नवंबर के आसपास लोकेश पहली बार मेरे से मिले थे। और उसके बाद पिछले लगभग 6-7 महीने से हम कनेक्टेड हैं। एंड लोकेश इज़ वन ऑफ द पर्सन जिनसे मैं भी काफ़ी इंस्पायर्ड फील करता हूँ। इंस्पिरेशन आती है कि लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जिनको हम रेगुलर बेसिस पे फेस करते हैं, बट वी हैव टू कीप ऑन फाइटिंग। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जितने भी एस्पिरेंट हैं या फिर इन जनरल भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम शेयर करना चाहते हैं एक स्टोरी जो हमारे सोसाइटी में अवेलेबल है और प्रेजेंट है, कि किस तरीके से लाइफ में सारी कठिनाइयों को भी आपको ओवरकम करना पड़ेगा, स्ट्रगल्स को झेलना पड़ेगा और उसके बाद भी यू हैव टू कीप मूविंग। तो आज इसी स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। लोकेश, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम थैंक यू टू सर। आवर इंटरव्यू। और इट्स नॉट लाइक एन इंटरव्यू, ये एक नॉर्मल कन्वर्सेशन ही हम इसको रखना चाहते हैं और पूरी जर्नी। तो लोकेश, पहली बार जब हम मिले थे और आपकी जो एचसीएस की जर्नी स्टार्ट हुई थी, इसी से हम स्टार्ट करते हैं कि आपने एचसीएस के बारे में आप क्यों सोचा? सर जैसे विजुअली चैलेंज होने के बाद सर इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। जब सोसाइटी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है, कई कई जगह पर फेस करना पड़ता है, तो आप एक इससे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाती, जिस पे रह कर के आप लोगों के साथ सोसाइटी में जुड़कर लोकेश, और काम करो पाइप और पाइप है। स्टिग्मा है जो एक सोसाइटी में लोगों के मन में, हम्म उसको दूर करो। हम्म। तो अब आपने सबसे पहली बार कब सोचा था इसके बारे में कि भाई मुझे एचसीएस की तैयारी करनी है? फर्स्ट टाइम कब ये थॉट आया था? सर जैसे सोचा तो काफ़ी टाइम से था, हम्म विजुअली चैलेंज होने के बाद जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था हम्म तब से। बट फिर मुझे लगा क्योंकि ये जर्नी काफ़ी अनसर्टेनिटी भरी हुई रहती है, हम्म तो हमें कभी भी ऐसे श्योर नहीं हो सकते कि हाँ हम इस जॉब पर जा कर के सर्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उस वजह से फिर मैं बैकअप के तौर पे असिस्टेंट प्रोफेसर के करियर को चूज़ कर रहा था। हम्म तो उस वजह से फिर मैंने मास्टर्स किया, जेआरएफ क्वालिफाई किया हम्म। और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम बैठ के थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सारी ठीक है चीज़ों सर। को डिटेल में। ठीक है। लोकेश, सबसे पहले तो हम इसी चीज़ से शुरुआत करते हैं। जैसे आपने तो मेरे को बताया था कि किस तरीके से जो विजुअल इम्पेयरमेंट आपकी स्टार्ट हुई, क्या रहा। तो एक बार आप जो व्यूवर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको भी उसके बारे में बताइए कि पहले आपकी लाइफ कैसे थी और कब आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हुई और उसके बाद क्या रहा। सर जैसे 2015 में ये डिजीज़ स्टार्ट हुई थी, हम्म तो इसमें पहले राइट आई अफेक्ट हुई, उसका विजन धीरे धीरे ब्लर हुआ। एंड आफ्टर दैट क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है तो बायलेटरल हो गई, देन लेफ़्ट आई भी अफेक्ट हो गई। हम्म। तो पहले जैसे रोहतक ट्रीटमेंट चल रहा था, उसके बाद रोहतक से ट्रीटमेंट दिल्ली एम्स में चलने लगा। ओके। तो वहाँ पे भी धीरे धीरे पहले जैसे रूम नंबर होते थे वो क्योंकि बड़े उसमें होते हैं साइज़ में, हम्म तो वो दिख जाते थे। हम्म तो धीरे धीरे उनका भी दिखना कम हो गया। हम्म फिर जैसे डॉक्टर्स दूर से उंगलियां वगैरह दिखाते थे, हम्म तो पहले वो दूर से दिख जाती थी, फिर वो हम्म धीरे धीरे पास आती गई दोनों आँखों की रोशनी के उसमें। हम्म एंड देन धीरे धीरे सर उन्होंने फिर देखा कि इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, तो डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया था कि आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। हम्म। इसी के बेस पे अब आपकी एजुकेशन आगे बढ़ेगी। ठीक है। तो ऐसे करके सर ये डिजीज़ ने प्रोग्रेस किया था। तो एंड आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन दैट लोकेश, मोर देन 90% उनको विजुअल इम्पेयरमेंट है। और जैसे कई बार क्या होता है, जैसे अगर हम डिसेबिलिटी के बारे में भी बात करते हैं, तो मोर देन 40% विजुअल इम्पेयरमेंट आने के बाद डिसेबिलिटी की कैटेगरी में सरकार की तरफ से उन स्टूडेंट्स को कह सकते हैं कि रखा जाता है। बट यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि 40 to 60% विजुअल डिसेबिलिटी में जो स्टूडेंट रहते हैं उनको डेफिनेटली देखने में तो कमी रहती है, बट समहाउ दे कैन मैनेज थिंग्स। वो पढ़ भी सकते हैं, सोर्सेज से भी पढ़ सकते हैं, किताब भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है बट वो मैनेज हो जाता है। बट लोकेश की जो 90% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है उसमें इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि ये पढ़ नहीं सकते, किताबें नहीं पढ़ सकते, तो ज़्यादातर चीज़ें उनको डिफरेंट तरीके से मैनेज करनी पड़ती हैं।
तो लोकेश, जैसे आपने मेरे को बताया था कि आई थिंक 11th और 12th के आसपास की बात है ना, जी जब सर। आप फर्स्ट टाइम ये एनकाउंटर हुआ था विजुअल इम्पेयरमेंट वाला। हाँ और जी सर। उसके बाद फिर मतलब क्योंकि एचसीएस वाला तो हम डेफिनेटली, क्योंकि हमारा मेन पर्पस स्टूडेंट्स के हिसाब से ही है, पर एक थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप जो 11th-12th से लेके जो एचसीएस वाली जो जर्नी है उसको भी एक बार शेयर करें सबके साथ। सर जैसे ये 12th के स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई थी डिजीज़, एंड देन फिर एंड में जाते जाते काफ़ी सारी रोशनी वीक हो गई थी। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेकर। और उसके बाद सर थोड़ा सा जैसे होता ही है कि नेगेटिविटी बढ़ जाती है, स्ट्रेस, डिप्रेशन। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सब्जेक्ट चूज़ करें, आगे पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करें। क्योंकि जो कॉन्जेनिटल होता है, जो जन्म से ब्लाइंड होता है, वो अडेप्ट कर लेता है सिचुएशन को, और ब्रेल के थ्रू वो आगे बढ़ता है। पर क्योंकि मुझे ब्रेल भी नहीं आती, और जो स्कूल्स हैं विजुअली चैलेंज्ड के, वो ज़्यादातर 12th तक ही होते हैं। उसके बाद आपको नॉर्मल कॉलेजेस में ही जाना पड़ता है। तो फिर मुझे सब्जेक्ट चूज़ करने में, जैसे एक मेरे भाई हैं, उन्होंने हेल्प की, सजेशन दिया, तो मैंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट उन्होंने बताया। तो इसके बारे में सर्च किया, यूट्यूब पर वीडियो सुनी, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसको चूज़ करके साइकोलॉजी ऑनर से ग्रेजुएशन की। तो उसके दौरान भी सर स्ट्रगल ये रहा था कि एक तो इसका मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाता था, फिर ब्रेल वैसे भी मुझे नहीं आती, और इसकी बुक्स ब्रेल में मिलती भी नहीं है। देन एक टीचर थी, तो मेरे फादर ने उनसे बात की, तो वो मुझे ट्यूशन देती थी। ओके। मैं उनके पास एक डिवाइस था मेरे पास, तो उसको लेके जाता था एंड रिकॉर्ड करवाता था लेक्चर्स, लेक्चर्स का। एंड मैम रिकॉर्ड कर देती थी, और उनको सुन के देन एग्ज़ाम्स हो पाते थे। तो मेनली जो आपकी पढ़ाई रही है वो सुनकर ही बेसिकली थी। ऑडियो से ही ज़्यादातर रही है, क्योंकि जी वीडियो का भी काम नहीं है, वीडियो भी आप देख नहीं पाते, तो वीडियो में भी जो ऑडियो है उसी से ही आपकी लर्निंग ज़्यादा रहती है। जी सर। इवन हमने भी जब प्री की तैयारी उस रिगार्डिंग रखी थी, तब सारे लेक्चर सुन के ही आपने लर्न करे थे। और ब्रेल भी, क्योंकि ज़्यादातर जो मतलब जो जन्म से विजुअली इम्पेयर्ड रहते हैं वो लर्न कर लेते हैं एक लैंग्वेज ब्रेल, और उसमें उनको काफ़ी चीज़ें मिल भी जाती हैं पढ़ने के हिसाब से। बट जैसे लोकेश ने बताया, तो उनके केस में ऐसा पॉसिबल नहीं था, और अभी तक लोकेश ने ब्रेल लर्न भी नहीं करी, और उसकी नीड उस हिसाब से आई भी नहीं। और क्योंकि 12th के बाद सारी चीज़ें बदल जाती हैं, ग्रेजुएशन भी या फिर अभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उनका तो मटेरियल बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, ब्रेल में तो मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट हाँ सर, लोकेश? जैसे मैंने पता किया था कि साइकोलॉजी की बुक्स अगर ब्रेल में मिलती हों या कैसे, तो मैं सीख लेता हूँ। बट देन लोगों ने जब पता किया, मैंने तो सजेशन दिया कि आप ब्रेल की तरफ ना जाकर ऑडियो की तरफ ही जाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको बुक ब्रेल में अलग से छपवानी पड़ेगी, और उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई रहती है। तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है सर। ऑडियो में ये रहता है कि ऑडियो में आप बार बार भी सुन सकते हैं, जी। वीडियो लेक्चर्स को भी एटलीस्ट ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं। इवन आई रिमेंबर जब फर्स्ट टाइम आप आए थे और आप मोबाइल यूज़ कर रहे थे, आपने मोबाइल में भी एक ऐप डाल रखी थी ना, जो हर एक चीज़ के नाम को बता रही थी। हाँ जैसे सर जस्ट सबके ही फ़ोन में एक्सेसिबिलिटी का फीचर होता है, वो हम सबके फ़ोन में, मेरे में, आपके में है। तो एक्सेसिबिलिटी के अंदर टॉक बैक का फीचर होता है, ओके। तो वो जिसको ज़रूरत होती है तो वो ऑन फ़ोन में करके। इनबिल्ट फीचर रहता है जी वो? सर। ओके ओके, ठीक है। तो उससे यू वर नेविगेटिंग, एंड जब मैंने पहली बार देखा था तो आई वाज, मतलब जैसे अच्छा भी लगता है कि ही वाज इंडिपेंडेंट, उतना डिफ़िकल्ट होने के बावजूद भी। जैसे एकेडमी के बारे में जब मैंने बताया इनको कि भाई ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें यहाँ पे ये बैच मिलेगा या इसमें हमें ये लेक्चर्स करने हैं, तो लोकेश वाज एबल टू नेविगेट ऑन हिज ओन। तो वो सारा आपने खुद भी देखा था उस टाइम पे, जी राइट? सर। ठीक है लोकेश, जैसे ये तो थोड़ी सी टेक्निकल, जैसे पढ़ाई के रिगार्डिंग डिफ़िकल्टीज रही। हमने दूसरी भी बातें करी थी कि जैसे मान लो आप कॉलेज में गए, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या आपके पीयर्स हैं जो इस चीज़ को भी कई बार बिलीव नहीं कर पाते, तो उस एक्सपीरियंस को, एक दो एक्सपीरियंसेस को आप शेयर करना चाहेंगे, जिससे बाकी जो व्यूवर्स हैं उनको ये पता चले कि मतलब कैसे डिफ़िकल्टीज जो लाइफ की होती है ना, जो हम सोचते हैं कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, आपके साथ प्रॉब्लम है और सामने वाला उस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने को भी रेडी नहीं है, और हमें उन सब चीज़ों से भी लाइफ में डील करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम ये जो प्रॉब्लम है, इससे तो डील कर ही रहे हैं,
और समाज से भी दूसरी तरीके से डील करना पड़ता है उस एक्सेप्टेंस ना आने के कारण। हाँ, जैसे सर मेरी इनविजिबल डिसेबिलिटी है, तो मुझे देखकर पता नहीं चलता लोगों को। तो जैसे क्या है, कई बार रोड क्रॉस के लिए किसी की हेल्प लेनी पड़ जाती थी, ट्यूशन जाता था जब मैं, तो लोग, फिर मैं बताता था कि ऐसे ऐसे सर मुझे दिक्कत है, तो आप रोड क्रॉस करवा देंगे क्या। तो उनके मन में, क्योंकि फिर वो मेरे अपीयरेंस को देख के जज करते हैं, देन उनका क्वेश्चन सीधा ही रहता था कि भाई ये कितनी उंगलियां हैं, उंगलियां अलग अलग दिखा के। देन मैं क्या, सर दिखाई नहीं देता है सच में, एंड आप करवा दीजिए या तो रोड क्रॉस, तो देन लोग हेल्प कर देते हैं। तो इसमें सर ये है कि अननेसेसरी किसी भी फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को अननेसेसरी सिंपथी भी नहीं चाहिए होती, और उसको ये है कि टाइम पर अगर हेल्प मिल जाए तो उसके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। राइट। तो मतलब बट जैसे एक चीज को ना भी मानना वो भी बहुत गलत रहता है कि आप उस चीज को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे आपने मेरे को बताया था कि कुछ लोग तो अभी तक यही समझते हैं कि मतलब शायद ये चीज है ही नहीं और हम इस चीज को फेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस चीज को भी बहुत अलग तरीके से डील करना पड़ता है। बिकॉज सर जैसे ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, तो ऑप्टिक नर्व्स में दिक्कत है, तो वो विजिबल नहीं है। तो दैट्स वाई, क्योंकि जो लोगों ने आज तक देखा है अपने पास्ट एक्सपीरियंस में, तो उन्होंने इनविजिबल डिसेबिलिटी ज़्यादा देखी नहीं हुई। ज़्यादा देखी नहीं होती, इसलिए भी समाज में इसकी जी अवेयरनेस भी कम है। एंड आई रिमेंबर जब आप मॉक इंटरव्यू देने आए थे, तो उसमें आई थिंक जो सेकंड मॉक इंटरव्यू था या फर्स्ट था, एग्जैक्टली नंबर मुझे नहीं पता है, बट जो पैनल मेंबर थे, तो आप आके बैठे और लास्ट तक भी मतलब जो आपने अपने आप को जिस तरीके से अडोप्ट किया है कि भाई चीज़ों को समझ के सुन के, और आई कांटेक्ट भी आप बनाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि सामने भी अगर कोई बोल रहा है तो कहाँ से साउंड आ रही है उसके हिसाब से। तो ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब ये एक बहुत अच्छा हम कह सकते हैं कि बिहेवियर या कैरेक्टर के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अपने आप को इस तरीके से लोकेश ने डेवलप कर रखा है कि ना तो वो खुद किसी को बताना चाहते हैं पहले ही उसमें कि भाई मुझे या आपकी नीड, हेल्प की नीड रहेगी या नहीं रहेगी, ही इज़ इंडिपेंडेंट, और सामने वाले को भी इमिडिएटली पता नहीं चलता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। लोकेश, अभी हम जो एचसीएस की आपकी जर्नी रही है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आपने जब पहली बार एचसीएस के बारे में सोचा, क्योंकि हम जब मिले थे नोटिफिकेशन के बाद हम मिले थे, आई थिंक 25-26 नवंबर के आसपास, तब तक नोटिफिकेशन आ चुका था। और तो उससे पहले आपने क्यों सोचा एचसीएस के लिए, आपने ब्रीफ में तो बताया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और जब हम मिले उसके बाद का आपका जो प्री तक का जो सफ़र रहा है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम आपने उन चीज़ों को ओवरकम किया और किस तरीके से प्रिपेयर किया प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। एंड स्पेशली पर्पसेस की जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हैं, स्पेशली जो पढ़ नहीं पाते, उनको भी एक आइडिया लगे कि हाँ इस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को एचसीएस के। जैसे सर एचसीएस का सोचा तो इसलिए था क्योंकि क्या है, सोसाइटी में कई जगह पर जब मैंने देखा कि एज अ डिसेबल्ड पर्सन एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाती आपको। एक तो आपका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है समाज में, दूसरा इनविजिबल डिसेबिलिटी होने के नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हैं कि आप जब चाहते हो कि मुझे हेल्प मिल जाए, तभी भी आपको हेल्प नहीं मिल पाती है, तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है काफ़ी। तो उस चीज़ को झेलने के बाद फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज से ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं होगी शायद से कोई, जिसमें रहकर कि मैं समाज में रहकर कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा और प्रूव कर पाऊँगा कि एक डिसेबल्ड पर्सन भी काफ़ी अच्छा समाज में कंट्रीब्यूट कर सकता है। और एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन सकता है। जी। एंड जो हमारी प्रीलिम्स की जर्नी थी उसमें सर, जैसे हम मिले थे नोटिफिकेशन आने के एक हफ्ते के बाद, लगभग 25 नवंबर के आसपास, तो क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि इसको मैं कैसे अप्रोच करूं, फिर मैंने सोचा कि अकेले तो इस चीज़ को नहीं करा जा सकता है, तो एक मेंटर की आवश्यकता होगी। तो देन पता चला कि हमारे शहर में जैसे आपका इंस्टीट्यूट है, तो फिर वहाँ पे विज़िट किया, आपसे बात हुई, एंड देन हमने स्ट्रेटजी बनाई कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें जैसे सर हमने प्रीलिम्स के लिए पहले हिस्ट्री को कवर किया था, उसके बाद जैसे सर हमने देखा कि टाइम कम है, तो उसके रिगार्डिंग फिर हमने मैराथन वीडियोस को ज़्यादा सुना था।
ताकि उसमें कम समय में और ज़्यादा सिलेबस हम कवर कर सकें। जैसे नॉर्मली क्योंकि मैं नोट्स नहीं बना सकता हूँ और सर बार बार रिवाइज नहीं कर सकता हूँ, दोबारा सुनना ही पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए जैसे पहले नॉर्मल स्पीड पे सुना, उसके बाद 1.5x पे, देन 1.75, देन 2x, तो ऐसे करके आगे बढ़ा था। एंड सर जैसे इसमें स्मार्ट स्ट्रेटजी को प्लान करते हुए, क्योंकि समय कम था, जैसे करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स का पोर्शन हमारा वीक था, राइट। तो उसमें हमने फिर उसको छोड़ ही दिया था सर, क्योंकि हमने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस आएंगे और उन कुछ क्वेश्चंस को हम छोड़ने का रिस्क उठा सकते हैं अगर हम हमारे स्टैटिक पोर्शन को ज़्यादा अच्छे से मजबूत कर लें, कंसोलिडेट कर दें तो। तो लोकेश, जो आपने जो सब्जेक्ट किए थे, वो सब्जेक्ट आप बता सकते हैं कि 1 2 3 ये सब्जेक्ट आपने अच्छे से किए थे और वो और थोड़े से कम किए थे, और जैसे बताया कि इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर तो हमने किया ही नहीं था, वो तो हमने जी सर। लगभग पूरा ही छोड़ दिया था क्योंकि टाइम भी उस हिसाब से नहीं था। जैसे सर हिस्ट्री किया था हमने सबसे पहले, और उसके बाद पॉलिटी किया था। देन सर हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया था। ज्योग्राफी भी हम पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा था मैं, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल देख के समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। तो और सर उसके बाद हमने हरियाणा जीके को अप्रोच किया था। हरियाणा जी के, राइट। जैसे सर इसमें मेन जो समस्या आती है कि जिस व्यक्ति की जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो ज़्यादा होती है तो वो उतना कैपेबल कम हो जाता है, और जिसकी डिसेबिलिटी परसेंटेज थोड़ी सी कम होती है तो वो ज़्यादा कैपेबल हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ जाती है, जी रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं उस हिसाब से। तो पॉइंट इज़, हमने लिमिटेड सब्जेक्ट्स को रखा था क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं कि भाई मान लीजिए टॉप प्रायोरिटी पे जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज़्यादा आता है, साइंस है वो ज़्यादा पूछा जाता है, या पॉलिटी है, वहाँ से ये डुएबल सब्जेक्ट्स हैं, या फिर हरियाणा जीके है, उससे भी ठीक ठाक सवाल आए थे। तो जो डुएबल था उनको प्लान किया गया, वो क्लियर करे गए, उनको अच्छे से बार बार रिवाइज किया। जैसे लोकेश ने भी बताया, पहले 1x पे देखा, फिर 1.5x पे देखा, फिर 2x पे देखा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल रिविजन्स कर पाए। और आई रिमेंबर लाइब्रेरी में भी जब हम सेशंस रखते थे तो वहाँ पे भी Q&A सेशन में पार्टिसिपेट करते थे कभी कभी, कि भाई थोड़ा सा थोड़ा रिकॉल भी हो जाती थी चीज़ें। जी सर। ठीक है। अब प्री तो उसके बाद हो गया था, एंड वो हमारे लिए काफ़ी खुशी की भी बात थी क्योंकि लगभग ये मान लीजिए कि 2.5 महीने के आसपास मिले, और 2.5 महीने में उस चैलेंज को लिया गया और प्री क्वालिफाई हुआ, एंड ऑन दैट डे वी बोथ वर वेरी हैप्पी। तो हमने ये प्लान किया था कि अब क्योंकि मेंस के लिए टाइम भी बहुत कम था, और मेंस में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या रहता है कि आपके पास जीएस भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, ऑप्शनल भी है। तो लोकेश, मेंस के टाइम पे जो हमने स्ट्रेटजी बनाई थी और जो आपकी स्ट्रेटजी रही थी, तो उसको भी शेयर करिए कि अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से किस तरीके से प्रोसीड किया था, जीएस को, हिंदी, इंग्लिश एंड देन ऑप्शनल को, सबके बारे में बताइए। जैसे सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट साइकोलॉजी था, और क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन मास्टर्स भी इसी से कर रखी है, तो साइकोलॉजी को इसीलिए मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे चूज़ किया था। तो इसके लिए प्रिपेयर किया। साथ साथ सर जैसे जीएस को लेके जो आपका मेंस का बैच था उसकी वीडियो सुन रहा था मैं, ताकि समझ में आ सके कि कैसे हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे हमें आंसर को लिखना है, कैसे ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचना है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को। एंड उसके बाद सर हमने फिर हिंदी और इंग्लिश को लेके आगे बढ़े थे, उनके जो सिलेबस को लेके कवर किया था। और जीएस में भी सर जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चंस थे, तो इन सब को वहाँ पे भी इकोनॉमिक्स को सर छोड़ ही दिया था हमने, क्योंकि वो पहले भी नहीं किया था, तो वो हमारा वीक पार्ट था थोड़ा सा। मेनली हमने टॉपिक्स को बहुत ही कन्फाइन रखा था कि जैसे 200 टॉपिक लिस्ट प्रोवाइड कराई थी बाकी सारे स्टूडेंट को, तो उस 200 में से भी बहुत ही लिमिटेड टॉपिक हमने करे थे जीएस में, जी जिनको सर। बार बार पढ़ा गया था। लोकेश, एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए, क्योंकि आप देख नहीं पाते तो आप लिख भी नहीं सकते, जी सर। तो इसमें एक राइटर भी प्रोवाइड कराए जाते हैं एचसीएस में भी, यूपीएससी में भी। तो उसके बारे में बताएंगे कि एक राइटर का क्या रोल रहता है आपकी प्रिपरेशन में, और वो कैसे आपको हेल्प करते हैं एग्ज़ाम में। सर जैसे स्क्राइब जो है वो अप टू 12th क्लास तक का ही ले सकते हैं हम हरियाणा सिविल सर्विसेज में।
तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जब आप खुद से करने में सक्षम नहीं हैं तो राइटर एक आपका बहुत अहम पार्ट है। वो एक तरह से आपकी आंखें भी है, आपके हाथ भी है, तो आपकी जर्नी में एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। क्योंकि उस व्यक्ति के साथ बैठ के, जैसे सर मेरे राइटर थे वो 10th क्लास की गुड़िया थी, तो उनके साथ बैठ के जैसे कोऑर्डिनेशन बनाने क्या के लिए नाम था उनका? रश्मि। ठीक। तो सर उनके साथ जैसे कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ताकि एग्ज़ाम में हमें थोड़ा सा कम टाइम लग पाए, हम क्वेश्चंस हम फेमिलियर हो जाएं एक दूसरे के साथ। तो कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, समय को कम करने का प्रयास करना पड़ता है। तो उस चीज़ को लेके काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है सर राइटर का। हाँ, आई रिमेम्बर जैसे रश्मि यहाँ पे आते थे तो पेपर प्रैक्टिस करना, जैसे आप सवाल बोलेंगे तो मतलब वो सवाल बोलेंगे और आपको उसको सुन के फिर आंसर देना है, तो वो कोऑर्डिनेशन बनाना भी बहुत ज़रूरी है। प्लस मेंस एग्जामिनेशन में भी, क्योंकि सारी चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, फिर वो लिखते हैं। और एचएस में क्या है कि स्क्राइब जो है वो 12th तक के अलाउ करे जाते हैं, तो काफ़ी यंग स्टूडेंट्स होते हैं जो एज ए स्क्राइब वहाँ पे जाते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग रहता है कि मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन लेवल तक का स्टूडेंट है तो वो एक डिफरेंट और ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ आएगा। बट रश्मि ने भी काफ़ी वंडरफुल जॉब आई वुड से कि वो सारा जो जी सर। कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो पाया, और प्रिपरेशन में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्टूडेंट विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो एटलीस्ट अगर आप स्क्राइब कर रहे हैं तो आप पहले से अगर किन्हीं को जानते हैं या फिर उनके साथ एक टाइम पीरियड में अच्छा कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं, तो वो भी आपके सिलेक्शन में एक अच्छी हेल्प कर सकता है। राइट लोकेश? जी सर, क्योंकि आप खुद लिखते हैं तो आपको समय भी कम लगता है, आप सोच भी अच्छे से पाते हैं। पर क्योंकि आपको किसी व्यक्ति को बोलकर बताना पड़ता है, और आप दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ताकि आपको समय भी कम लगे पेपर में अटेम्प्ट करते हुए। तो उस चीज़ में राइटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है सर। और मैं तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ रश्मि का, कि वो मेरे राइटर रहे और उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। और हिंदी और इंग्लिश में क्या अप्रोच रही थी लोकेश? हिंदी और इंग्लिश में सर जैसे एक तो MGIS करके जो कुरुक्षेत्र का इनिशिएटिव था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ से पढ़ाई की थी, और उसके अलावा यूट्यूब से। ठीक है। और ऑप्शनल में भी प्रीवियस ईयर पेपर का कितना रोल रहा आपकी प्रिपरेशन में? जैसे सर ऑप्शनल में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर थे, तो क्योंकि वो भी फिजिकली एक्सेसिबल नहीं हो पाते हैं, तो वो सर ने हेल्प की थी। उनके एक फ्रेंड रिकॉर्ड कर देते थे उनको, एंड देन मैं सुन लेता था। उससे मुझे आइडिया मिल जाता था कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हाँ, एटलीस्ट एक टॉपिक बेस्ड हमारा कवरेज हो जाता था कि हाँ भाई, इसमें ये चीज़ें एटलीस्ट हमें पता हो। और आई थिंक साइकोलॉजी में आपके नंबर भी अच्छे आए हैं। जी सर। कितने मार्क्स आए हैं मेंस में? 81 मार्क्स हैं। 81 है। और वो भी क्योंकि कम टाइम की प्रिपरेशन थी। जब अगेन मेंस का जब रिजल्ट आया तो एक बार तो मेंस के मार्क्स शेयर कर दीजिए लोकेश। हिंदी में कितने? मेंस में सर मेरे GS में मार्क्स आए हैं 44 पॉइंट समथिंग है, एंड मेरे इंग्लिश में मार्क्स आए हैं 65, हिंदी में मार्क्स आए हैं 49, एंड साइकोलॉजी में मार्क्स आए हैं 81। काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं अगर हम ओवरऑल देखें तो, एक्सेप्ट जीएस। जीएस में क्या रहा है, एक तो टाइम बहुत कम मिल पाया था, एंड सेकंड जो हमारे लेवल पे एक हम, क्योंकि जब मेंस का रिजल्ट आया तो अगेन मेंस भी क्वालिफाइड, बट उस टाइम पे नंबर्स का नहीं पता था, तो वी वर होपफुल कि भाई सारी चीज़ें ठीक रही होंगी। बट जब फाइनल मार्क्स आए तब पता चला कि जीएस में जो थोड़ी सी कमी रही कि आंसर राइटिंग में भी हो सकता है कि अगर हम उस टाइम पे करते तो 4 घंटे का आपको टाइम मिलता है ना, जी जो आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए थे जीएस में? कम ही 20 रहता मिनट्स जैसे पर आवर कंपनसेटरी टाइम मिलता है सर, एज अ डिसेबल्ड पर्सन। तो GS में हमारे क्योंकि क्वेश्चंस कम ही अटेम्प्ट हो पाए थे। लगभग कितने अटेम्प्ट हुए थे टोटल में से, 20 में से? सर लगभग 15 के आसपास क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए थे। ठीक है। अगर उसमें भी मान लो टाइम मिलता और 5 क्वेश्चन और अटेम्प्ट हो पाते, तो हो सकता है कि उन 5 क्वेश्चंस में अगर हम दो दो नंबर भी मान के चले तो 10 से 15 नंबर हम और इम्प्रूव कर सकते थे। जी सर। और अगर वो होता तो मे बी दिस टाइम स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट। बट दैट इज़ व्हाट इज़ लाइफ इज़, मतलब हम सारी चीज़ें कितने भी अच्छे तरीके से प्लान कर लें, कुछ भी कर लें, कहीं ना कहीं कोई कमी बाद में ही समझ में आती है, वो रिजल्ट पे ही डिपेंड करता है। यही रिजल्ट अगर एक रैंक के साथ रहता तो हम इसी स्ट्रैटेजी को समझते कि ये बहुत अच्छे से प्लान करी गई है और सारी चीज़ें ठीक रह गई हैं। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, जब मेंस का रिजल्ट आया उसके बाद हमने इंटरव्यू को प्रोसीड
किया था, तो मॉक इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट कराए गए थे। और इंटरव्यू का कैसे आपने प्रिपरेशन रखी थी लोकेश, उसका भी आप बताइए सर। क्योंकि सर जैसे इंटरव्यू को पर्सनैलिटी टेस्ट बोला जाता है, और मैंने मेरे सब्जेक्ट से काफ़ी कुछ सीखा है, तो उन चीज़ों को साथ जोड़ करके मैंने अपने लिए स्ट्रेटजी बनाई थी, जैसे कि डेली बोलकर प्रैक्टिस करना, अपने वर्ड्स पे ध्यान देना, अपने बॉडी पोस्चर पे ध्यान देना, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उनको साफ साफ सीधे शब्दों में मना कर देना कि सॉरी सर आई डोंट नो, मैं इनको बाद में जा करके ज़रूर देखने का प्रयास करूँगा। तो ऐसे करके सर पर्सनैलिटी डेवलप हुई थी हमारी, क्योंकि कम समय था, तो जैसे कम समय होता है तो आदमी उतनी जल्दी सीखता भी है। राइट। तो वैसे करके फिर हमने इसको अप्रोच किया था। देन यहाँ पे मॉक इंटरव्यू डेली बेसिस पे कंडक्ट हो रहे थे, तो उनसे भी काफ़ी हेल्प मिल रही थी, क्योंकि वहाँ पे सजेशंस मिल रहे थे। फिर रियल टाइम जो इंटरव्यू होता है उसका एक एक्सपीरियंस मिल रहा था कि कैसे एंट्री से लेके एग्जिट तक कैसे हमें बिहेव करना है, कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। तो ये मोटी मोटी हमने लोकेश की जर्नी देखी, स्पेशली एचएस एग्ज़ाम को लेके। अब मैं जो चीज़ अभी शेयर करना चाहता हूँ, मेन चीज़ ये है कि देखिए, हरियाणा में अगर हम देखते हैं तो हरियाणा सिविल सर्विसेज सबसे टफ एग्ज़ाम हम कह सकते हैं, और वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जॉब है हरियाणा के हिसाब से भी। और सिविल सर्विसेज में जाना, उसको सोचना ही एक बहुत टफ काम हो जाता है कि क्या यार इसको क्रैक करना है। एंड जब आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, एक्सेसिबिलिटी कम होती है, तब सोचना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मतलब जो भी लोग तैयार कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी फाइटर्स, एंड स्पेशली लिमिटेशंस के साथ और डिफ़िकल्टीज़ के साथ कर रहे हैं, तो वो और भी मतलब एक कॉन्ग्रेचुलेशंस, या फिर हम कह सकते हैं कि मतलब दे आर इंस्पिरेशन ऑल्सो, कि उनको भी समाज की तरफ से भी और एज ए टीचर ऑल्सो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ लोकेश, इस जर्नी को। क्योंकि हम हमेशा इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो जर्नी ही रहती है, जी जो सर। सबसे ज़्यादा मैटर करती है। इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन। रिजल्ट हो सकता है कि मे बी हम इस बार 6th रैंक पे हैं, एंड यू मिस्ड बाय लाइक 4 स्टूडेंट्स को लोकेट हुआ है, एंड फिफ्थ रैंक वाली स्टूडेंट भी एकेडमी से ही बिलोंग करती हैं, राखी, और आप 6 पे रहे। और जो हुए हैं उनमें से भी आई थिंक 2 या 3 स्टूडेंट हैं जो एकेडमी से जुड़े हुए थे। बट एक और एक्सपेक्टेशंस की हमारी रिजल्ट से एक्सपेक्टेशंस थी, बट वो हमेशा सारी एक्सपेक्टेशन, अब यही सारे लेसन्स होते हैं कि सारी एक्सपेक्टेशंस भी कभी कभी पूरी नहीं हो पाती। और उसके अलावा आपको फाइट करते रहना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। तो मेरे लिए लोकेश भी एक बड़ी इंस्पिरेशन है। एंड लास्ट में जाने से पहले लोकेश, ब्रीफली या मतलब जैसे भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, मतलब अपनी तरफ से एस्पिरेंट्स को भी, और समाज में भी अगर कोई एस्पिरेंट नहीं भी है, वो भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे। सर जैसे इस जर्नी में स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जो कि मैंने भी फेस किया। और क्योंकि मैंने डिसेबिलिटी के टाइम पे भी स्ट्रेस को फेस किया हुआ है, डिप्रेशन को, तो रेजिलियंस पावर काफ़ी अच्छी है मेरी। उसके लिए सर जैसे मैंने तो सहारा लिया था एक्सरसाइज का, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। जब हम फिज़िकली एक्टिव रहते हैं तो मेंटली भी हमें थकान काफ़ी कम हो पाती है। देन सर जैसे डे बाय डे हम खुद से कंपटीशन होता है हमारा, राइट। तो डे बाय डे खुद से और ज़्यादा बेटर बनने की कोशिश करते रहते हैं हम, कि आज के मुकाबले कल हम और ज़्यादा बेटर हो पाएँ और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल के ला पाएँ खुद में से। आई थिंक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ भी है, और ये सबके लाइफ में होना भी चाहिए कि रेदर देन कंपीटिंग विद अदर्स, देखो कुछ हद तक तो वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। आपको अपने से ही कंपटीशन करना चाहिए कि व्हाट यू आर टुडे, और हम कल इससे बेहतर कैसे बन सकते हैं, या फिर आज भी हम अपने पुराने कल से कैसे बेहतर बन सकते हैं। तो इसी लेसन के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। और मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी शेयर करें कमेंट्स में। आप अपनी जो एचसीएस के स्टूडेंट है, एचसीएस की जर्नी को शेयर कर सकते हैं। एंड सेकंड, जो भी आपकी लाइफ के लेसन्स हैं, आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, ताकि एज अ कम्युनिटी हम भी उन चीज़ों से कुछ सीख पाएँ, बाकी स्टूडेंट्स भी सीख पाएँ। और अगर ऐसी और कोई इंस्पिरेशनल इंसान को अगर आप जानते हैं, तो उनके बारे में भी हमें बता सकते हैं, उनकी भी स्टोरी वी वुड लाइक टू शेयर।
सो ऑन दैट नोट लोकेश, थैंक यू फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग सर। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।